हम अभी वेबिनार अपना आज का कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं। मैं जीजेईपीसी के कन्वेनर मनीष जीवानी की तरफ से, हमारे जीजेईपीसी की तरफ से जो भी जीजेईपीसी के मेंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आप सबका जीजेईपीसी स्वागत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के हमारे जो मुख्य स्पीकर हैं, जिन स्पेसिफिक इस टाइम को देखते हुए सितंबर महीना और जीएसटी के रिलेटेड जो तमाम तरह की चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और जो कई वर्षों से जीजेईपीसी को और इंडस्ट्री को तमाम एंगल से अपनी सलाह और परामर्श देते आ रहे हैं, उनको आप सभी के बीच में हमने आज निमंत्रित किया हुआ है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि, और आपकी भी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आपके जो भी प्रश्न है उसका समाधान मिले। तो मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि मिस्टर निशांत शाह जो कि पार्टनर हैं ईएलपी से, और आप जो है वर्षों से जो है डीजेईपीसी के लिए तमाम रिपोर्ट्स, तमाम पेपर्स तैयार करते रहे हैं, मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशंस और तमाम जो हमारी जरूरतें पड़ती रही हम आपके संपर्क में रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपके सहयोगी प्रणव पागरी जो यहाँ पे एक स्पीकर के रूप में जुड़ेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप दोनों जन के मार्गदर्शन में हमें पूरा विश्वास है कि इंडस्ट्री के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है आज वो सारे हमें प्राप्त होंगे। और मैं जो लोग जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं उनसे बताना चाहूंगा कि मैं एक 30 सेकंड में अपना स्पीच समाप्त करूंगा। उसके बाद निशान जी का प्रेजेंटेशन होगा और कार्यक्रम के अंत में आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आपके जो भी प्रश्न हो आप Q&A में आप पूछें, और हमारे जीजेईपीसी की तरफ से मनाली आप जो है क्वेश्चन आंसर बाद में एक एक करके सर तक ले जाइएगा, और जिससे कि उनके प्रश्नों का निराकरण हो सके। तो मैं एक बार फिर से आप सबका यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मैं मिथिलेश पांडे बेंगलोर से और हमारी कलीग मिनाली बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे आयोजन का पूरी तरह से अपने उपयोगिता के आधार पे लाभ लें। थैंक यू सो मच। और निशान जी आप कृपया आप आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। थैंक यू मिथिलेश जी। Pranav, will you upload the presentation, please? Thank you, Mithilesh ji. First of all, let me thank GJPC for this opportunity. हमें आज जीएसटी के ऊपर आप सबके सामने पेश करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए जीएसटी आज अभी 4 साल से कंट्री में लागू हो चुका है, इसलिए हमारे सारे जो all the businesses are used to how GST is to be implemented. GST is not that big a concern, and therefore ये जो भी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो मोड पे हम पहुंचे हैं, ये सितंबर महीना है। व्हाई इज दैट वेरी क्रिटिकल एंड व्हाई इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट? मोर इम्पोर्टेंटली, गए साल तक जीएसटी का एक ऑडिट होता था जिसमें हम एक जीएसटीआर 99C फॉर्म फाइल कराते थे, और हर एक बिजनेस वो अपने ऑडिटर से ऑडिट करा के साइन करा के फाइल करा देते। इस साल वो चेंज हो गया है और इट इज टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो उसके कारण क्या समस्या आ सकती है, उसका किस तरह से हमें इसके लिए कैसे तैयारियां रखनी चाहिए, उसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। फाइनली हमें काफी क्वेश्चंस आए थे कि जीएसटी में एक तो अपनी इंडस्ट्री में स्पेशली डायमंड में, और कुछ टू सर्टेन एक्सटेंट इवन इन द कलर्ड जेमस्टोन्स एंड टू फर्दर सर्टेन एक्सटेंट इन ज्वेलरी, देयर इज दिस होल इशू ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और काफी रिफंड भी अपने कभी कभी अटक रहे हैं। तो क्या समस्याएं हम फेस कर रहे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, इस बारे में। तो हमने सोचा कि ये जीएसटी तो 4 साल से हम लागू हुआ ही है, जीएसटी पे तो सबको आइडिया है, पर अभी जीएसटी से आगे बढ़कर ये स्पेसिफिक इश्यूज पे अभी के समय में आपको क्या ज्यादा ध्यान में रखना है, उसके लिए उसको फोकस करते हुए ये प्रेजेंटेशन किया गया है। ये प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हमने वेरी ब्रीफ खाली टू द पॉइंट रखा हुआ है कि ये सितंबर महीने के लिए और 99C फॉर्म के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसके ऊपर फोकस्ड है। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा दे दूंगा, उसके बाद प्रणव मेरे कोलीग है, वो आपको डिटेल में लेके जाएंगे कि आपको किस चीज की तैयारियां करनी है, किस चीज की ध्यान रखना है, और अंत में इसके ऊपर थोड़े जीएसटी रिफंड के हमने थोड़े स्लाइड्स रखे हैं। ये थोड़ी डिमांड थी कि जीएसटी रिफंड पे भी हम थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करें इस तरह से। प्रणव, विल यू मूव द स्लाइड प्लीज?
So moving on to GST audit 2021, जीएसटी के इसमें जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है कि जीएसटीआर 99C, GSTR 9 is to be filed by those taxpayers who have a turnover up to 2 CR. It is optional for those up to 2 CR, and beyond 2 CR it is mandatory. Same way in relation to 9C, for those having a turnover above 5 CR, GSTR 9C compulsory है. अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 आपका जो जीएसटीआर 9C फाइल हुआ होगा, उसकी ऑथराइजेशन, उसका साइनिंग एक ऑडिटर से आपको करा के आपने फाइल किया होगा. लेकिन लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने प्रोविजन चेंज कर दिया है. गवर्नमेंट ने ये बता के प्रोविजन चेंज कर दिया है कि काफी बिजनेसेस आ रहे थे ये कह के कि उनका कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि 99C ऑडिटर से साइन कराना पड़ रहा है. और ये मैं आपको बता दूं, 99C इज एप्लीकेबल फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन. अगर आपके इंडिया में 5 रजिस्ट्रेशन है तो हर एक रजिस्ट्रेशन का फाइल करना पड़ता है. एंड देयरफॉर दिस इशू वाज कमिंग इन दैट वेदर इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेसेस. तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके इस तरह से कर दिया है कि हमें नहीं चाहिए कि आप कोई ऑडिटर से कराइए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो कराइए. अगर आप खुद भी असेस करके दे रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने चेंज कर दिया है कि ऑडिटर को भी नहीं करना है, बिजनेसेस विल सेल्फ सर्टिफाई. आपको खुद को साइन करके फाइल कराना है ये 99C. और उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर. 31 दिसंबर 2021 हमेशा ही लास्ट डेट रही है. पहले भी 99C के लिए फाइल कराने से लास्ट 2 साल से जब वो फाइल हो रहा है. तो अगर ये 31 दिसंबर है फाइलिंग की डेट, तो हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इन एडिशन टू द फाइलिंग ऑफ 99C देयर इज अनदर डेडलाइन अंडर जीएसटी. अगर आपके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने टैक्स नहीं भरा हुआ है, या तो एक्सेस भर दिया है, या तो आपने कोई खर्चे किए हैं जिसका क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, 30th सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर यू टू अवेल दैट क्रेडिट. क्रेडिट लेने के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख है. उसके बियॉन्ड आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं. अब ये दो का कोरिलेशन क्या है? ये दो का कोरिलेशन ये है कि जो पूरा ईयर है 2021, उसका जब भी आप 99C पूरे ईयर में जो 2021 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हर महीने आपने GSTR 1 और 3B फाइल किया होगा. 1-3B हर महीने का होता है, और इसमें हो सकता है कि कोई अकाउंटिंग एंट्री आपकी 1-3B में रिफ्लेक्ट नहीं हुई हो. तो गवर्नमेंट ये अगर कोई चूक ऐसे हो गई है, वो सारा सुलह करने के लिए गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है GSTR 99C फाइल करने से, जिसमें टिपिकली तो 1-3B का टोटल होना चाहिए, पर कभी कभी टोटल नहीं होता है क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन 1-3B में रिपोर्ट करने के रह गए होंगे, या तो कुछ अर्लियर पीरियड के होंगे और इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुए, या कुछ अगले पीरियड में आएंगे और इस पीरियड में नहीं होएंगे, जबकि रिटर्न में वो उसका इंक्लूजन हो सकता है पर फाइनेंशियल्स में नहीं भी होगा. तो जो 99C है उसमें हम एक रिकंसिलिएशन देते हैं. ये रिकंसिलिएशन कैरी आउट करते टाइम पे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने काफी ज्वेलरी एंटिटीज के लिए जीएसटी ट्रांजिशन में भी मदद करी है, और ट्रांजिशन करने के बाद डे टू डे बेसिस पे भी मदद करी है. और काफी कंपनीज के लिए हम GSTR 99C आज भी फिलअप करके फाइल कर उनको मदद करते थे उसके फाइल करने के लिए. लास्ट ईयर तक हमने ये किया हुआ है. तो हमारे एक्सपीरियंस से जो पॉइंटर्स आ रहे थे, हमें लगा कि ये उचित समय है कि इंडस्ट्री में भी इसका थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि ये सितंबर के महीने में अगर आप कोई दिक्कत फेस कर रहे हो, या तो इस सितंबर के महीने में, क्योंकि अभी आपको खुद को साइन करनी है, तो क्या तैयारियां होनी चाहिए वो आप कर सके. सो ये पर्सपेक्टिव, ये प्रेजेंटेशन है. We will be discussing on what is the preparation to be done for 99C. However, as you move to prepare for 99C, why is the September month very critical? Because 30th September is the last day. जैसे आप 99C के अलग अलग रिकंसिलिएशन करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ RCM का पेमेंट है जो नहीं हुआ है. अभी अगर ये RCM का पेमेंट आपको अक्टूबर में पता चलता है या तो नवंबर में पता चलता है, आप पेमेंट भी करते हो फिर भी आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये 2021 के रिलेशन में था और 30th सितंबर लास्ट डेट थी. इसीलिए ये रिको इस महीने में करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो कर लो, और अगर कोई एक्सेस टैक्स पे करने के आ रहा है तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंसेस बीइंग कैरिड आउट अंडर 2021 इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड इन लाइट ऑफ द 99C टू बी ऑथोराइज्ड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड बाय द कंपनी एंड पेड. अब हम आगे चलते हैं कि जब हम कहते हैं कि अच्छा कंपनी को सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है.
ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि गए साल तक जब वो GSTR 99C फाइल होता था, स्पेशली GSTR फॉर्म 9C, वो आपके ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करते थे। वो जब साइन करते थे तो ये वो सर्टिफिकेशन दे रहे थे जो कि अब आप साइन करोगे, यानी जो ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी विल बी साइनिंग। सो इफ यू आर अ टैक्स हेड और यू आर द GST इंचार्ज और यू आर द CFO, you will be signing as the organization representative. And when you are signing that, आप क्या कमिटमेंट ले रहे हो वो समझना इंपॉर्टेंट है। आप ये कमिटमेंट ले रहे हो कि आई हियर बाय सोलम, एंड मैं ये पढ़ रहा हूँ स्लाइड पे से, I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct. आप यानी ये डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो ट्रू एंड करेक्ट है, एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। अब ये ट्रू एंड करेक्ट और नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ा डिटेल में डेलिब्रेट करेंगे, पर उसके पहले उसका और नेक्स्ट सेंटेंस में ये आ रहा है, आई एम सर, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, कैन यू like increase the volume of the speaker or come closer okay, to the mic? Not coming clear. You have the earphones. Is it better now? Yes, sir. Okay, great. So Pranav, can you remove this? That camera thing is coming in the middle. Yeah. So now next we move on to that, when we talk about this certificate which is being given, सर्टिफिकेट के वर्डिंग्स क्या है, उसमें फिर जाता है कि आई एम अपलोडिंग दिस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं पूरे साल में GSTR 1 और GSTR 3 भी तो फाइल करता हुआ आया था, पर अगर कुछ GSTR 1 और 3 में चूक रह गई है और अगर वो मेरे फाइनेंशियल्स जो मेरे अकाउंट के साथ टैली नहीं हो रहा है, तो मैं अभी फॉर्म GSTR 9C फाइल कर रहा हूं, जिसको मैं रिकंसाइल करके बता रहा हूं कि मेरे फाइनेंशियल्स पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है GSTR 9C में। तो इसके लिए अभी रिकंसिलिएशन क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कोलीग प्रणव आपको डिटेल में उसमें थ्रू भी लेके जाएंगे ये बताने के लिए कि इसका रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। I am also uploading other statements as applicable, including financial statement, profit and loss and balance sheet. तो एक तरह से आप इतना सारा डेटा अपलोड करते हैं GSTN नेटवर्क पे और कमिटमेंट भी लेते हैं कि ये सब कुछ सही है, कि इन अ वे आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो इसके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट अभी इसको थरली ऑडिट कर सकती है, और अगर कुछ गलती निकली तो आपने जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो डिक्लेरेशन गलत हो जाएगा, यानी आपने जो कमिटमेंट दिया हुआ कमिटमेंट गलत हो जाएगा। तो अभी कमिटमेंट का मतलब क्या है? व्हेन दे से ट्रू एंड करेक्ट मींस that the company has to ensure that there is absolute accuracy in the information furnished in 9 and 9C. 9 and 9C में आप जो information दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। टर्नओवर एंड लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज करेक्टली। जितना आप टर्नओवर दिखा रहे हो, जितने आपकी पेमेंट लायबिलिटी दिखाई है, जितना आपने क्रेडिट लिया हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से लिया हुआ है और आपने थरली चेक किया हुआ है। In case of any additional payment arising during GSTR 9(9)C, the same is to be paid through DRC 03. अगर आपने 9(9)C का रिको करते समय अगर ऐसा कुछ पता चला है कि आपने कोई टैक्स कम पे किया था, तो उसको DRC 03 से पे करना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ RCM पेमेंट है, वो RCM पे करना रह जाता है, तो वो RCM आपको कैश रजिस्टर या तो कैश डिपॉजिट से ही पे करना होगा, क्रेडिट यूज करके नहीं कर सकते। मुझे आइडिया है कि ये इंडस्ट्री में देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिट बैलेंस लाइंग and there would be a temptation to use that credit, but you are not allowed to. आप वो क्रेडिट रजिस्टर का क्रेडिट नहीं यूज कर सकते हैं, आपको कैश रजिस्टर से ही पे करना होगा, या अगर RCM का है या तो इंटरेस्ट है, ये दो। अगर पास का कोई टैक्स रह गया है वो आप क्रेडिट से पे कर सकते हैं। ऑल अदर डिस्क्लोजर्स आर फैक्चुअली ट्रू एंड करेक्ट, वो देखना होगा। अभी और एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू एंड करेक्ट। ये आप देखें, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब भी आपके अकाउंट साइन करते हैं तो उसमें वर्डिंग आता है ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का मतलब यह है कि मेरे देखने से मुझे ऐसे लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है, जबकि ट्रू एंड करेक्ट का मतलब यह है कि ये सब कुछ बिल्कुल ही सही है। तो आप समझिए कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो साइन करता है ऑडिट रिपोर्ट, ही इज स्टिल एट अ लेसर लेवल, ही इज ओनली सेइंग इट इज ट्रू एंड फेयर। पर आप जब साइन करोगे तो आप कह रहे हो कि अब जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतना बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ मोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकंड, नथिंग हैज बीन कंसील्ड. So what they are trying to say is that when we say nothing has been concealed means any inconsistency may be considered as concealment. अगर कुछ
हमने चाहा था कि सही चीज लिखे, पर अगर कुछ सही चीज नहीं लिख पाए क्योंकि कोई समस्या ऐसी हो गई, तो भी उसको कंसीलमेंट गिना जा सकता है, और अगर वो होगा तो उसमें पीनल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. एंड देयरफॉर टू अवॉइड एनी पीनल कॉन्सिक्वेंस, it is important that this procedure is carried out more effectively, such that the due diligence is appropriately carried out and proper filing is made. तो ये सर्टिफिकेशन का ये मतलब हो जाता है, वो समझना जरा इंपॉर्टेंट था. आगे बढ़ते हुए दिस इज जस्ट अ स्लाइड ऑन पीनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं. सेक्शन 74 में कुछ पीनल कॉन्सिक्वेंस है, 122 के नीचे है, 132 के नीचे है, एंड देन देयर आर जनरल पेनल्टी अंडर 125 व्हिच आर द डिफरेंट प्रोविजंस व्हिच आर देयर. इसमें मुझे ज्यादा वो नहीं करना है, खाली ये बताना है कि आजकल इफ यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो दैट द डिपार्टमेंट हैज बिकम क्वाइट एक्टिव, स्पेशली अंडर दिस सेक्शन 132 एंड वेयर द लिमिट इज 1 CR. अगर टैक्स इवेजन 1 CR के ऊपर है तो they can go in for imprisonment also. Of course, there has to be a genuine reason to show that there was a mala fide intent. और वो किस तरह से होगा नहीं होगा उसकी में मैं एक थोड़ा I will be throwing some light on that for a better understanding. Yeah, moving to the next slide. Okay, so in the next is हम करते थे बाद में, अभी सतीश ही करता है. तब हम मित्र जी आपका वो शायद अनम्यूटेड है. Yeah, so moving on to the self certification, some key points that should be kept in mind. Risk associated with self certification, one is, like I mentioned earlier, that there could be intentional or unintentional misstatements. Unintentional misstatements, there would not be a reason for you to do it, but it may creep in, and therefore it becomes very important. Again, higher probability of the department scrutiny due to lack of professional certification. What is the issue involved? The issue involved is कि अगर अभी जब आपने 9(9)(c) फाइल कर दिया और अगर डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी है, डिपार्टमेंट को कुछ फाइंड करना है, तो डिपार्टमेंट विल हैव नो ऑप्शन बट टू रीच आउट टू यू पर्सनली, द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. It would not be, the summons will be to the concerned authority of the organization, because it is not the auditor who has signed it, it is actually the individual who has signed it. Independent, and thereafter one more important portion is that the 9(9)(c) is structured in a manner that you are not in a position to revise your errors, even if these are minor errors. Because we were just discussing internally that the system of GST network is built on the blockchain system. Blockchain system में ये होता है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई तो आप दूसरा वाला फाइल कर सकते हो, पर उसको मिटा नहीं सकते हो. तो यानी वो पहले गलत वाला रहेगा और फिर वो नया वाला भी रहेगा. पर इसमें क्या है कि क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके लिए it is very important that at the time of first filing itself, it is examined, scrutinized and filed in an appropriate manner. So risk associated with self-certification, more importantly, therefore, what do we need to do? One is, obviously, I'm assuming most organizations will be taking help from certain professionals in ensuring that the forms have been properly filled, that the reconciliation has been properly carried out. Second, while companies may evaluate the possibility of seeking confirmation from auditors or professional firms, please understand that the statutory liability will that be of the authorized signatory only. Now here I was talking about the legal precedents. There are certain legal precedences under, not directly under GST because GST is quite new, but under income tax there are few legal precedences where there were questions raised कि जब TDS डिडक्ट करना था तो TDS का रेट उन्होंने गलत लगा दिया था और फिर डिपार्टमेंट ने ये बोला कि अभी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा and there will be a penalty. On that penalty issue, when they were able to show कि हमने ये जो रेट लगाया हुआ है ये हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या तो हमारे ऑडिटर से सर्टिफिकेट लिया था, as per that certificate we applied that rate. The tribunal was happy to say that okay, therefore there is no mala fide intent. It was under the wrong understanding from another professional. Therefore, while this has not been tested under GST, I'm not sure whether the department and the authorities will be agreeable to take this stand when 9(9)(c) is concerned. However, as a precautionary measure, we believe that एक प्रोफेशनल फर्म से वेरीफाई करा के एक रिकॉर्ड पे रखना चाहिए कि आपने वो वेरीफाई भी कराया था फाइलिंग होने के पहले. एंड लास्टली, प्लीज एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस. Strict due diligence, since
more importantly, the issues which will come up is not of the normal course, but अगर RCM का हुआ है और there are certain other transactions which are not the normal transaction, like ये कोविड सिनेरियो में आपने कोई एम्प्लॉय एक्सपेंसेस किए हैं, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, एक्सेस क्रेडिट ले लिया तो कंसर्न आ सकती है, तो इस बारे में थोड़ा ठीक से देखना इंपॉर्टेंट है. Moving from these checks, finally, I don't want to go so much into detail right now because Pranav will be taking you through in detail on what are the preparatory actions to be done, especially in the month of September. While 99C, like I said, the date is much later in December. It is important that you carry it out effectively in the month of September, since if any credits are left out, you are in a position to avail those. Just broadly touching upon, when we talk about outward supply, आपके सारे आउटवर्ड सप्लाई स्टार्ट होगा सेल्स रजिस्टर से. उसमें मैं बता दूं, सेल्स रजिस्टर में सारा नहीं होगा, बिकॉज अगर कोई एबनॉर्मल सेल्स है, कोई कैपिटल गुड्स का सेल हुआ है या तो कोई स्क्रैप हुआ है, वो शायद सेल्स रजिस्टर में नहीं इंक्लूड होगा, तो उसको किस तरह से डील करना है वो देखना पड़ेगा. अगर आपने कोई दूसरे पेमेंट्स कोई दूसरे रिसीट्स आए, नोटिस पे रिकवरी हुई है एम्प्लॉय से, या तो गिफ्ट्स गिवन टू एम्प्लॉयज है, उस तरह का कुछ है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा यूनिक हो जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा. Similarly, inward supplies है, inward supplies में भी Pranav will take you through in detail that how the ITC is to be reconciled, how it should be taken, what should be checked. But more importantly, concerns we face in our experience that RCM वाले में कुछ concern आ सकते हैं. I'll tell you one very simple, very specific situation. There, a lot of our companies also make payments for sponsorship because they are sponsoring their ad or something in a magazine या तो कोई event है उसके लिए. Now, sponsorship as such is an RCM basis. पर अगर आप स्पॉन्सरशिप अमाउंट कोई ट्रस्ट को दे रहे हो तो वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे है. तो नॉर्मली आरसीएम बेसिस पे आपकी लायबिलिटी होती है, पर अगर ट्रस्ट को दे रहे हो तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी ट्रस्ट की है. सो अगेन नाउ दीज आर माइनर पॉइंट्स बट यू नीड टू कीप इन माइंड. सो इन द इनवर्ड सप्लाईज, दैट इज वन मोर पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट. अदर एस्पेक्ट्स, while inward outward are very specific ones, but there could be other issues also which may arise and which could be unique for that period or for that year or for certain transactions taken during that period. How do you identify those? How do you make sure that those have been appropriately dealt with? Again, becomes very critical. So these were some of the pointers which I wanted to highlight and identify, and more importantly, bring the focus on the significance of doing this at this point in time, which is not the normal GST, but because of this time horizon. With this, I'll just request Pranav to take us through in detail what is the preparation that companies need to do with especially this month of September, considering that 99C is on self-certification. Pranav, over to you. Thank you, Nishant, and very good afternoon to everyone. So as Nishant already highlighted the importance of doing certain activities in relation to financial year 2021 in the month of September. Broadly, as we have discussed, the critical aspects are to review your returns, जो भी हमने monthly return file किए हैं, GSTR 1, GSTR 3B, and you compare those returns with your financials. Essentially, GST department को वही details चाहिए जो आप already submit कर चुके हो, plus they just want to give you another chance for financial year 2021 to see that you have provided all the details appropriately. And when you finalize your reconciliation with the financials, etc., and when you finally file the audit report, that from your side, you tell the department that this is the final closure and there is nothing beyond this that I have to declare. Department is looking for two things from you. One is, what is the taxes that you've paid based on your routine transactions, which relate to taxability under GST. And they also want you to certify by yourself that whatever you've declared in the GST, that is either similar, identical to what you've reported in your financials, in the income tax return, in your statutory reporting to ROC, or if there is any difference, you provide the reconciliation to the department for it. So, हम लोग अगर देखें, I'm sure you all would be aware that now there is a lot of information sharing within the departments itself. So, while we are talking, any return that you are filing under GST, the information of that goes to the income tax department, and income tax department, whenever you file a return, that information goes to GST authorities. I'm sure many of you may have also received notices from the GST authorities or the income tax authorities in the erstwhile legislation of goods and services, services tax, or now even in GST, that the income that you've reported in the GST returns is this, and income that you've reported in your service tax return or the GST return now is this. So explain the reason. So essentially, they're just trying to draw a relevance between
all the filings that you are doing, and they're trying to make you responsible for explaining them the reason for whatever differences are there. So therefore, it is very important that we do this filing very diligently, which is GST audit, and for doing the and generally हम लोगों ने देखा है in most of our clients, even in this industry, we work with multiple clients in this industry. So what we have seen is it's a general tendency कि अभी audit तो दिसंबर में आएगा तो दिसंबर में देखेंगे. But we've been highlighting to a lot of clients, and it is important that we take cognizance of this criticality that December में तो आपको return file करना है, but for your benefit, for the benefit of your organization, it is important that whatever filing you do in December, you critically analyze all the transactions in the month of September itself to ensure that whatever is the tax that you are required to pay on your inputs, on reverse charge, etc., you pay it by the month of September and you avail the credit. As Nishant had also mentioned, that September month is very critical from the perspective of availment of credit. If you look at Section 16 of the CGST Act, which is the primary legislation under GST, that Act, Section 16, subsection 4 clearly says that any adjustment with respect to availment of credit by way of any debit note, etc., whatever payments you have done, whatever credit you want to avail with respect to any financial year, you need to do this by the due date of filing of return for the month of September of the subsequent year. So 2021 की हम बात करें तो सितंबर का मंथ का रिटर्न आप जब तक फाइल कर रहे हो, you only have time till then to avail all the credits. Subsequent to that, you don't have any chance. उसके बाद में अगर आपने कुछ क्रेडिट का पेमेंट भी किया है, कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं, where you need to pay tax, where you need to reverse credit, etc., you will not be able to claim any benefit. That is a lost credit. You will have to take it to your P&L. So that's the importance of these adjustments. Now we'll just go through some of the critical aspects of what all are the things that you should be looking at to ensure that you don't carry unnecessary exposure, and at the same time you are able to preserve and claim whatever credits are duly eligible and available to you. So these are some of the aspects very critical from the perspective of September month analysis. Reconciliations, we'll talk about all the reconciliations in detail in the subsequent slide. Then reversal of input tax credit. There could be a possibility that you may have taken certain credits which were not eligible to you for financial year 2021. It could be relating to certain credits which are restricted, be it a credit of rent-a-cab, food-related expenses, some other employee-related expenses, etc. Those we need to reverse. Then rectification of GST return errors. It happens almost in all the businesses that GSTR 1 and GSTR 3B are always not sacrosanct. जब हम वो file करते हैं, there could be certain transactions which may have been missed out. Or maybe once you have filed, there could be subsequent adjustment which may have been missed out by way of a debit note, credit note adjustments. बाद में कुछ हमने entries pass करी हो, etc., which may not have gone to the tax team and they may not have taken that during the course of filing the returns. It is very important for us to analyze these transactions now and identify that we are reporting them appropriately. Cross charge. So cross charge basically is relevant for the entities which have multiple offices in various locations. By various locations, I mean different states, and therefore every return or every registration from a GST perspective is a distinct person. So आपके एक registration within the same company and a second registration within the same company are two different persons from a GST perspective, and therefore there could be requirement of certain cross charge, etc. It is important for us to see that whatever activities one registration has done for another during a particular year, which is 2021 that we are talking about, all the credits that are required to be transferred from one registration to another are done on time. Because if we lose it, doing those transactions in the month of September for 2021, we lose it forever. Then you may be required to pay tax, but the recipient will not be able to claim the credit. And some of the other aspects which are critical to be kept in mind. So when we talk about the input tax credit, there are three aspects which are very relevant. Reconciliation of the ITC as per the purchase register with GSTR 2A and 3B. So GSTR 2A has been prevalent since the start of GST, but government is starting में काफी relaxations दिए. In fact, in the initial period, there was no provision which mandated you to reconcile whatever credits you have in your books based on your invoices with the GSTR 2A. So starting में हमने 17, 18, 18, 19, in fact in 19, 20 also, we availed credits based on the invoices that we are getting. And there are views, interpretations to say that it may or may not tally with the GSTR 2A, which is fine because it was initial period, the department has taken a lenient view. But if you see over the period, government has introduced various provisions. When we talk about Rule 36 and an amendment now in Section 16,
which is making it mandatory for all the companies to ensure that whatever are the credits that they are availing in the books of account, which is typically based on the invoices. So the process that we follow for availing credit generally, all the organization is, जैसे ही हमको vendor से invoice आया, it goes to our AP team. AP team will ensure that the payment is done. Once the payment is done, the entry is posted to the expense account and the relevant GST credit is availed in the books of accounts. तो वहां से अपना credit आ जाता है. So your control is typically in the system, the control is based on the invoice. जो हमारे पास में invoice आया है उसके basis पे हमने credit ले लिया. Now this is obviously an incremental and additional activity that is required to be done, that you reconcile it additionally with GSTR 2A also. If the values in the GSTR 2A for any particular vendor are not matching with that you have availed in the books based on the invoices, we are here to face a concern from the GST authorities. Definitely that is going to create a problem. And there can be two things. One could be that हमने books में कुछ credit ले लिया है वो 2A में नहीं दिख रहा है. It can be vice versa also. 2A में कोई credit दिख रहा है जो हमारे books में नहीं है. In fact, in multiple instances we have seen that for the month of, let's say, March 2021, there could be certain transactions which were done in the month of March. कुछ हमारा vendor के साथ dispute हुआ, कुछ discussion हुआ, invoice वैसा के वैसा ही पड़ा है, we have not paid the vendor. Maybe we will make the payment to the vendor in the month of October 2021. But आपका जो time limit है credit availment का with respect to that transaction, that will end in the month of September. So, and it is very important for us to analyze those transactions in GSTR 2A, GSTR 2B, which are there in 2A, 2B, which are not reflecting in our books. तो वो सारे transactions हम देख के identify कर सकते हैं whether those are some of the transactions on which we are eligible to claim credit, whether we will actually make the payment to the vendor for that and we have actually availed the services. If that is the case, you should avail the credit. And on the contrary, the transactions which are not reflecting in 2A where we have availed the credit, it is important for us to ask the vendor to upload those transactions on the portal. Otherwise, we will not be eligible to claim the credit. So ये दोनों काफी important aspect है. We have seen lot of companies not complying with this aspect, trying to see that ये तो अभी initial year है, ऐसा कोई problem नहीं है, बाकी दूसरी companies भी कुछ नहीं कर रही है. But I can tell you that the government is not going to take action now. For any transaction that you're doing in a particular financial year, it is about 3 to 5 years from that transaction that the government will come to audit you, and that's when you will face the heat. And by the time the person who may have done those transactions may not be in the system also. So it is important that we ensure that at the time when you're doing those transactions contemporaneously, a review is done, the reconciliations are done appropriately, and the credit is available. Reconciliation of reverse charge, import of services, import of goods, etc. Now, with the underlying documents. The other aspect now is with respect to the transactions where we have availed the credit based on the underlying documentation that we have. Many a times it happens that, and in RCM we have seen that हमारे काफी रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसलिए हम रिवर्स चार्ज में उन पे टैक्स रेगुलर बेसिस पे भरते रहते हैं कि पर्टिकुलर रेट से. बट कभी-कभी क्या हो जाता है, देयर इज सम चेंज इन द in the nature of the transaction, or maybe the entity from which we are availing that service, and maybe the assumption that we may have taken for a transaction to be considered as a transaction similar to what we have been doing earlier, that may change, and therefore the taxability may change. तो अगर reverse charge के ऐसे कोई transactions हैं in your evaluation based on the expenses, we can see that there are very limited number of transactions which fall under reverse charge. It is important that we see those expense ledger and try to identify that वो expense ledger में जितना total expense दिख रहा है, whether we have paid tax at appropriate rate for every nature of service for that particular financial year, which is 2021. अगर आपने इस पे कोई tax pay नहीं किया है, this is the last time for us to make that payment and avail the credit. Payment तो आप कभी भी कर सकते हो, government payment कभी छोड़ेगी नहीं. So maybe अगर आपको अभी नहीं पता चला, 5 साल बाद में they will come, they'll do your audit, they'll identify कि ये reverse charge transaction था जिसका आपने tax नहीं भरा है, they'll make you do the payment. But the problem then would be that because you are making the payment for a transaction of 2021, 1 year, 2 years hence, which is beyond the time limit, which is September 2021, you will not be eligible to claim the credit. तो जो ट्रांजैक्शन में आपकी कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज आपने अगर आज टैक्स पेमेंट करके क्रेडिट लिया होता है, इट्स अ टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन, वही ट्रांजैक्शन में आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, उसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, एंड यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट आल्सो, एंड पॉसिबली यू मे हैव टू फेस penal consequences. So reverse charge, again, very important aspect to be seen very critically. Expenses ledgers to be analyzed to see all the transactions have been accounted, considered, reported properly under GST, all the taxes have been paid. Then intra-company transactions. This is relevant largely from the perspective of the companies who have multiple GST registrations or who have multiple group companies. In the cases of multiple GST registrations and group companies, there are various transactions which
are undertaking between the registrations itself. जैसे हमारा goods transfer होता है. So if you have, let's say, a godown, warehouse or an office in Maharashtra and you have another in Gujarat, you may be doing multiple transactions of to and fro. आपको कुछ goods would be moving from Maharashtra to Karnataka, Gujarat, etc., and vice versa. We have seen in a lot of cases that in those transactions, because these are internal transactions, sometimes we miss to avail the input tax credit on the other side. तो आपने यहाँ से स्टॉक ट्रांसफर किया, आपने टैक्स भर दिया, सामने वाली साइड ने उसका पूरा क्रेडिट लिया है या नहीं लिया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. हम लोग हमारे वेंडर के रिकंसिलिएशन करते हैं, हमारे कस्टमर के रिकंसिलिएशन करते हैं, बट समटाइम्स वी फॉरगेट टू अंडरटेक द इंटरनल रिकंसिलिएशन. दिस इंटरनल रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस डन बिटवीन द रजिस्ट्रेशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमको पता चलेगा कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमने यहाँ से आउटवर्ड में दिखाए, एंड आई कैन टेल यू विद एग्जांपल्स, देयर आर वेरियस कंपनीज ऑपरेटिंग एट अ very significant level who have various professionals to review these transactions. In those cases also, we have identified various transactions where there are instances that a stock transfer value out from a particular registration is X and the same similar value in a second registration is Y. So those values are not matching. And those transactions, when we identified, we had already lost the time period for availment of credit, which is September. So then those credits are lost forever. So one is the goods transaction. The second aspect is about the cross charge. Now, what is cross charge? Cross charge is in relating to services. So in GST, as we have discussed, by deeming fiction, all the registrations are considered to be separate entity in themselves from a GST perspective. So whatever activities one registration is doing for another, be it services. So let's say there are certain services, very standard services like audit services, any other common services that you avail, and those are all coming at the HO. हमारे पास में दो मैकेनिज्म होते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट दीज काइंड ऑफ क्रेडिट्स. ईदर यू टेक एन ISD रजिस्ट्रेशन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और आप उसमें वो सब क्रेडिट्स जो कॉमन नेचर की वो डाल के आप डिस्ट्रीब्यूट करो. द अदर वे कुड बी दैट यू टेक ऑल ऑफ दोज इन द प्राइमरी रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कॉर्पोरेट ऑफिस, और वहां से आप दूसरे सारे रजिस्ट्रेशंस में जो भी आपके दूसरे स्टेट्स में है उनमें सब में आप उसको क्रॉस चार्ज करो. इट मे हैपन मल्टीपल टाइम्स दैट we have seen cases that in input service distributor scenario also, एक कंपनी है जिसके पास में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन है और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है. मल्टीपल टाइम्स इट हैपेंस दैट व्हाइल दे मे हैव स्टिल सेट अ प्रोटोकॉल कि हमारे जो भी कॉमन सर्विसेज दे शुड ऑल कम इन द ISD रजिस्ट्रेशन. Multiple times it happens that those invoices for some common services which can be audit, legal fees, any other advisory services which relate to the whole company, they come in the primary registration. अभी अगर वो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में आ गया है, इट इज रिलेटिंग टू द होल द कंपनी एज अ होल एंड नॉट रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कॉमन इन नेचर, और जिसके लिए पूरा क्रेडिट एक रजिस्ट्रेशन को नहीं मिलना चाहिए. वो सारे केसेस में हमको आइडेंटिफाई करके वी नीड टू सी वेदर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द क्रेडिट टू ऑल द रजिस्ट्रेशंस अप्रोप्रिएटली. इफ नॉट, इट शुड बी डन इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है जहां पर पूरा क्रेडिट बैठा है, वहां से आप एक इनवॉइस इशू करोगे. इनफैक्ट यू विल इशू मल्टीपल इनवॉइसेस टू ऑल द रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन व्हिच आर इन अदर स्टेट्स हु शुड बी द बेनिफिशियरी फॉर ट्रांसफर और एलोकेशन ऑफ सम ऑफ द क्रेडिट्स. सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ द इंट्रा कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी. Yeah, just to add to what Pranav mentioned, अपनी इंडस्ट्री में अगर हम डायमंड की बात करें तो रफ एक जगह पे परचेज होता है, उसके बाद हम हमारी दूसरी यूनिट होगी जहाँ पे कटिंग पॉलिशिंग के लिए बेचते हैं, वहां से शायद जॉब वर्कर के पास भी जाएगा, वहां से वापस आके असॉर्टमेंट अगले जगह पे होगा. तो अपनी इंडस्ट्री में भी ये काफी प्रेवलेंट है दैट मल्टीपल लोकेशंस एक्ट ऑन द सेम गुड्स. और अगर ज्वेलरी में बात करें तो गोल्ड होगा, गोल्ड प्रोक्योर करके और कहीं पे भेजा होगा जॉब वर्क पे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ज्वेलरी, इट में फर्दर गो इनटू अनदर जॉब वर्क फॉर फिनिशिंग ऑफ द ज्वेलरी एक्सेट्रा, and it may finally be exported. Now even if it is being exported and exports are zero rated है, उससे आपको रिफंड मिल जाएगा. रिफंड उस इनपुट का मिलेगा जो आपने इनपुट अवेल किया हुआ है. पर सपोज अगर आपने कोई इसके लिए से फॉर एग्जांपल डायमंड्स में कोई सर्टिफिकेशन सर्विस ऐसा कुछ है जहाँ पे फॉरेन से आपको आई हुई है, या तो से DTC ने कोई चार्जेस किया हुआ है जिसके ऊपर RCM में हमने पे नहीं किया हुआ है, तो उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका रिफंड नहीं मिल सकता है. So even if we are undertaking export, it is very important that all our entries have been passed on time. Now, Pranav spoke about two things. One is with the external guys, which is under reverse charge. Second is the cross charge. Internally, again, it is very important.
हाँ, अगर आपने पास्ट में नहीं किया हुआ है, इंटरनली हमारे ही बीच में सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे रजिस्ट्रेशन का है, हम किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन बना के वी कैन ट्राई टू मिटिगेट द इंटरेस्ट लायबिलिटी. सो आई एम जस्ट लीविंग दिस थॉट दैट देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर यू मे बी एबल टू मिटिगेट एंड स्ट्रक्चर द ट्रांजैक्शंस और द क्रॉस चार्ज such that there is no interest liability because you were not undertaking cross charge earlier. Or if you've missed out a credit, how can you manage that credit such that you don't lose on that credit can be managed. But like Pranav mentioned, cross charge is a very important aspect because section 16(1) says you are eligible to only that credit which is for your business, and business of every registration is a separate business. तो अगर कोई आपने अगर पूरी ऑडिटिंग सर्विसेज ली, हेड ऑफिस पे ली है, लेकिन ऑडिटर ने तो हर एक यूनिट का भी ऑडिट किया हुआ है, तो उनके जो टोटल फीस है वो सभी यूनिट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, हेड ऑफिस एंड और अकॉर्डिंगली जो जीएसटी भी उन्होंने चार्ज किया है वो भी हेड ऑफिस और हर एक यूनिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि हर एक रजिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट बिजनेस. सो अगर आपने वो नहीं किया तो पूरा क्रेडिट एचओ में नहीं मिलेगा, क्रेडिट राइट ऑफ करना होगा. Therefore, cross charge is very important. It can be structured. You can avoid interest payments, but doing that cross charge is important. Yeah, Pranav, you may move on. So from an output supplies perspective now, what all are the aspects that are relevant to be seen? So GSTR 1, 3B, we spoke about it. When you do a reconciliation between 1 and 3B, ideally, whatever filing we are doing for GSTR 1 and 3B for a particular month should be tallying, matching. There should not be any difference. But in case there is a difference, then it is important for us to identify that and ensure that when we are filing the audit report, at least at this point in time, we are doing appropriate disclosure. Because अगर अभी भी disclose नहीं किया तो 2021 related जो gaps हैं हमारे turnover में vis-a-vis the turnover in the financials, that will continue to be there, and at the time of assessment it will be a problem. Then as per section 34 of the CGST Act, the credit notes of a particular financial year can be issued up to 30th September of the following financial year. It is to be therefore analyzed whether all the credit notes pertaining to this particular year 2021 are issued. So काफी सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग पहले ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, we pay full tax, but then there is some discussion with the customer, there is some negotiation due to deficiency of goods, maybe for whatever reasons, some negotiation of the prices, etc., that your customer may ask you to issue certain credit note. अभी क्रेडिट नोट में टिपिकली क्या होता है, आपने अगर आउटपुट पे कोई ट्रांजैक्शन किया एंड यू हैव पेड फुल टैक्स, लेट्स से यू हैव पेड टैक्स ऑन अ ट्रांजैक्शन ऑफ 1 लाख रुपीस एंड यू आर इशूइंग अ क्रेडिट नोट ऑफ 10,000. तो आपने जब 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया, टू कीप इट सिंपल, वी कीप द टैक्स रेट एज 1%, तो 1 लाख के ट्रांजैक्शन पे यू आर पेइंग 1,000 रुपीस ऑफ जीएसटी. अभी कस्टमर वुड हैव सेड कि नहीं, इसके हम विल पे ओनली 80,000, सो यू विल हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट ऑफ 20,000. इफ यू आर इशूइंग दैट क्रेडिट नोट ऑफ 20,000, आपने तो पूरे 1 लाख पे टैक्स कस्टमर से रिकवर किया है, कस्टमर विल आस्क यू टू इशू अ क्रेडिट नोट ऑफ 20,000 अलॉन्ग विद टैक्स, तो आपको उसको 20,000 भी देना पड़ेगा. I mean, he will pay you less 20,000 and the tax on that 20,000, which is 200 rupees. तो आपने तो 1,000 रुपए का टैक्स पे कर दिया है, बट आपके पास में जो कस्टमर से टैक्स आएगा that will be only 800. तो अभी 200 है. When you issue a credit note, तो आप क्या करते हो, क्रेडिट नोट इशू करते हो, you issue a credit note with the base value along with tax. And once you do that, what इफेक्ट यू गिव इन योर रिटर्न्स, जो भी हमारा सब्सिक्वेंट मंथ का रिटर्न है, वो वाले मंथ में हम हमारी जो लाइबिलिटी रहती है, टोटल लाइबिलिटी, उसमें से जितना क्रेडिट नोट की वैल्यू है, यू रिड्यूस दैट वैल्यू फ्रॉम योर टोटल लाइबिलिटी, तो आपको उसका एडजस्टमेंट मिल जाता है, विच मींस दैट इफेक्टिवली आपने पहले 1,000 पे किया, अब आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो आई हैव पेड 200 एक्सेस बिकॉज ये तो क्रेडिट नोट था, तो वो 200 आप डिडक्ट करके यू नेट 800 इज व्हाट यू इवेंचुअली पे. बट again a problem, if for 2021 by 30th September you have not issued these kind of credit notes which relate to any supplies in 2021, then you will lose out the opportunity of getting the benefit of GST credit on those credit notes when you issue such credit notes. Then obviously there is a workaround. If the customer accepts, then you may issue a commercial credit note without any taxes, etc. But in case where the customer insists that you need to issue a credit note with tax, अगर ये सितंबर तक इशू हुआ है, you will be able to claim the benefit of the credit. If it is beyond September, then either you may have to tell the customer that now I will not be able to pass on the benefit of credit to you, of GST to you, because the time period for availing the credit for me has elapsed, or you will have to bear that loss. Invoices, in case of any invoices have been missed to be reported in the GST return, this is the chance for us. Whatever are the invoices that have been missed, that can be reported now. And whatever is the incremental tax, interest, etc., that can be paid while filing the return, the GST return 99C. And in case of export transactions, we all typically have in this industry, exports are very prominent, and most of us undertake exports under LUT.
Now we have seen in multiple cases that LUT is a procedural requirement. Now when we are doing the transactions under LUT, it is important that you keep on renewing the LUT on a regular basis, periodic basis. Whatever is the time period when which it is elapsing, immediately you get the renewal done, because any transaction done under LUT without renewal, when your LUT is not valid, that will be considered to be a taxable transaction. So that aspect is also very important. And whether the output supplies have been appropriately disclosed under the relevant heads, whether reporting has been done properly, and advance, in case of advances, whether the taxes have been paid appropriately. So these are some of the aspects on the output. Inward supplies and ITC reversals we've already discussed. So I'm not going. Sorry, Pranav, just on that one, on the output. So while Pranav is given, I will just throw some practical inputs on this. अपनी इंडस्ट्री में हम सेल ऑन अप्रूवल पे बेचते हैं, उसमें ये सिचुएशन आता है कि कभी तो इसमें टाइमिंग ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो वैल्यू हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है उसके बाद फाइनली क्या वैल्यू क्लोज होता है वो इश्यू बन जाता है. सिमिलरली वी आल्सो हैव सिचुएशंस वेयर वी सेंड ऑन जॉब वर्क. हम जॉब वर्कर को भेजते हैं, कितनी बार ऐसा ट्रांजैक्शन होता है कि जॉब वर्कर से डायरेक्टली हमारे कस्टमर के पास गुड्स चले जाते हैं. उसमें ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हुआ है, अपने 1 और 3B में किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है, काफी बार हमने देखा है कि वो अपने यहाँ से रिफ्लेक्ट करना छूट जाता है. अगर वो छूट गया है तो 30 सितंबर में ये जो रिको करोगे तो ये रिको में ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि 99C का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इट विल कंपेयर विथ योर फाइनेंशियल्स. बट इफ यू डू दैट 99C कंपैरिजन विथ योर फाइनेंशियल्स इन December, then this tax which is to be paid, or if the credit is to be taken, will be lost, because 30th September was the last day when you could have done it. So therefore it becomes very important that whatever are the preliminary reconciliations to be done, please do it in this month. Yeah, Pranav, please. Inward supplies and ITC reversals. So inward supplies we've already discussed. Two-way reconciliation with the books, two-way reconciliation with 3B. So you would have availed certain credit in 3B, something would be different in the books, something would be different in two-way. So we need to reconcile everything and see if the credits have been availed appropriately. There are certain transactions in two-way where we have not availed the credit. This is your last chance. You should avail the credit. In cases where you know that these are transactions on which you have availed and consumed goods and services, and you will be making the payment to the vendor. ITC reversal. So again, very important aspect. Whatever are the transactions that you've done, 2-3 very important things on which ITC reversal is applicable. One is the transactions where the credit was not eligible at all. Section 17 जो है GST Act का, it identifies various transactions जिसपे आपको credit नहीं मिलेगा. To be specific, Section 17(5) motor vehicle related हुआ, या related to any personal expenses, related to any free supplies, and so on and so forth. It is important for us to see that हमने वो वाले transactions पे credit लिया तो नहीं है. अगर लिया है तो उसको reverse करना है timely. Second aspect is if you have certain output services which are exempt also. So taxable भी है और exempt भी है. GST law clearly says that to the extent of exempt supplies, आपका अगर taxable और exempt दोनों है, taxable का पूरा credit लो, but to the extent of exempt supplies, एक तो जो आपने exempt supply related directly services या goods procure किए हैं उसका तो credit नहीं मिलेगा. उसके अलावा जो common services है, which could be your audit services, which could be your other legal advisory services, ROC services, etc. Whatever are those common services, उसका भी आपको proportionate credit reversal करना पड़ेगा. So common credit के cases में भी it is important that you see that all the appropriate reversals based on the formula, a very detailed formula under the rules has been prescribed in GST that has to be followed for undertaking those reversals. So whether that has been done appropriately or not. So input tax credit and ITC reversal, again, two very critical aspects. Cross charge we have discussed in detail. Mechanism also we have discussed that how do you go about cross charge reversal, etc. Cross charge में आप identify करेंगे कि कॉमन सर्विसेज कौन सी हैं, उनका ट्रांसफर प्रॉपर्ली हुआ है नहीं हुआ है, द रेसिपिएंट हैज अवेल्ड द क्रेडिट अप्रोप्रिएटली और नॉट. सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट रिकंसिलिएशन, यू नीड टू टेक दो स्पेसिफिक एक्सपेंस और एसेट लेजर्स एंड डू द रिकंसिलिएशन विद इन ऑल द रजिस्ट्रेशंस टू सी दैट सब जगह क्रेडिट अप्रोप्रिएटली लिया है और 2A में भी अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने बुक्स में हो सकता है ट्रांसफर कर दिया हो बट 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिव्यू इट फ्रॉम अ critical aspect of comparing it with 2A also within all the registration and ensuring that all the credits are eligible and have been availed in a timely manner. Now, some other critical aspects. In case of these job work related transactions, whether those have been undertaken appropriately. In our business scenario, in our industry, we have a lot of involvement of job work. So job work basis my ITC 04 timely file हुआ है नहीं हुआ है, all the documentation, transactions, reporting, etc. Mapping of all the goods that are moving out, coming in, etc. is done appropriately or not. Then e-invoicing, we are following or not. E-invoicing has been made mandatory for specified for businesses having turnover beyond a prescribed limit. So whether we are issuing all the invoices
in e-invoicing format only, with that specific unique identification number, which is required to be put on every invoice. E-way bills, well, it's not applicable to our industry, but in whatever cases it is relevant, e-way bills have been issued. Letter of undertaking we spoke about. It is very important for us to ensure, because we are exporting goods, that LUT is always relevant. It is always always within the time limit, and it is live. In case it is about to expire, you need to immediately go for renewal, and the renewal application is online, very easy to do. So it is just a matter of us setting up a practice that we look at it on a periodic basis, and whenever there's a renewal requirement, we do that. HSN codes have been appropriately disclosed and mapped, where we have various services under different heads. Typically, हमारे केस में तो एक या दो HSN code use होते हैं, but if there are various services in various heads, then it is critical for us to also report the HSN properly. अगर कोई delay है payment में, you may need to identify that what all are those transactions, and whatever delayed tax payments you're doing, tax need to be ascertained and paid appropriately. Then disclosures, etc., that we are doing with respect to delivery challan, invoice, receipt vouchers, documents, all of these are being reported in the GST returns on a regular basis. It is important for us to see if those were appropriate. If not, this is the last time for us to do any changes, anything that we want. There is a option of putting certain disclosures also in GST and 9C. So that should be used effectively in case there is some aspect which cannot be reported in terms of numbers. Maybe we write some comment in the 9C to say that that clearly demonstrates that we had a bona fide intent, and we did not really intentionally leave this reporting earlier during the course of filing of the regular returns. And obviously, accounts and records are maintained as per the GST law. So in GST law, there is a requirement of maintaining books of accounts for a period of 8 years. So that has to be maintained. And appropriate documents are maintained either in electronic form or maintained in the physical form. So again, just to highlight, as Pranav is moving on to this, to the refunds section, since the onus has now shifted to the authorized signatory of the entity, we thought it is right that we, based on our experience of having worked with so many entities in the gems and jewelry sector, we share our experiences with the fraternity, with the industry, and that's where this presentation. The previous slide, Pranav, if you can go to the previous slide. This slide is very important, I would say, since each of these points and the other aspects that have been reflected here are points which we have practically come across and where we have seen certain concerns. And obviously, we have very effectively used those to ensure that the 9(9)C is used appropriately to rectify any concerns. So, अगर कोई concern छूट गया है 1(3)B में, ये सब अब पकड़ में आएगा. 9(9)C को आपको ठीक से बताना है. In fact, like Pranav mentioned, 9C में there is a very effective column to make disclosures. वहां पे आप explanation दे सकते हो किस तरह से हुआ, which will help you in proving that there was no mala fide intent. कि कोई गलती का आप गलत करना चाहते नहीं थे, वो कोई छूट हो गई, उसके कारण ये रह गया है. Yeah. So that was so far as the September related activities, and the critical aspects of 9(9)C are concerned, which were the recent changes in the GST law, a significant portion which will have implication for every entity, more so for the gems and jewelry industry. From here, we move on for a very brief this thing on the GST refund related provisions. We'll touch upon that. We are sensitive of the fact that we are running short of time, and we know that Mr. Thapa also needs to speak. So quickly, Pranav, if you can run through that, and then sure. So very broadly, these are on the left side of the screen. You'll see that these are various activities which are eligible for claiming refund. And more importantly for us, it is the export of goods and the refund of accumulated input tax credit on account of inverted duty structure. And there is another aspect which relates to refund of the taxes arising on account of judgment, etc., of appellate authority. And I'll just take 2 minutes to briefly discuss this aspect, which is very important for us. When you talk about the time limit generally of filing the refund claim, we all have been filing refund claims for our businesses wherever there are exports. So GST law में the time limit for filing the refund claim is 2 years from the relevant date. For the export of goods, the relevant date is date of dispatch, etc., which is typically the date when the shipping bill has been filed. So date of the shipping bill से 2 साल के अंदर आपको GST का claim file करना है. Exports के लिए तो हम लोग typically input tax credit का refund file कर रहे हैं, which is under Rule 89. That's the mechanism which is prominently followed by majority of the members in the industry.
in our industry. बट इससे आपका सारा एक्सपोर्ट्स पार्ट कवर हो जाता है. जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसका आपका जितना भी इनपुट गुड्स और सर्विसेज हैं, ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है, बट इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज हैं उसका आपको रिफंड मिलता है. विल टॉक अबाउट सर्टेन इश्यूज इन दिस क्लेम्स आल्सो इन अ सब्सिक्वेंट स्लाइड कि अभी हमको क्या प्रॉब्लम्स जनरली फेस हो रही है. बट द अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट इज जो हमारे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं जिसपे हम लोग 0.25% या 3% रिस्पेक्टिवली टैक्स भर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई. उस केस में considering the nature of our industry, we take a lot of testing services, job work services, etc., which are all taxable at 18%. And our input and output is at the rate of 0.25 or 3%. So there is a lot of accumulated credit. Now, inverted duty structure or the refund relating to inverted duty structure is one of the option of claiming refund. So in case you are in a situation where the credit accumulation is because of the inverted duty structure, you have an option under section 54, which is the same section in which you are filing your input tax refund, to claim refund on account of inverted duty structure also. It is important and we are cognizant of the fact that this matter relating to inverted duty structure is currently sub judice. अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वेदर इसमें सर्विसेज का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. गुजरात हाई कोर्ट का एक वीकेसी फुटस्टेप्स के पॉजिटिव जजमेंट था विच सेड दैट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको सर्विसेज का भी रिफंड मिलेगा. बट मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया उसमें ये बोला कि जो लॉ में रिस्ट्रिक्शन है वो सही है, सर्विसेज का कोई रिफंड नहीं मिलेगा. एंड देयरफॉर there were two contradictory judgment by Gujarat High Court and Madras High Court, and therefore now Supreme Court has admitted this matter. Abhi Supreme Court mein this matter will be adjudicated, and we'll get to know in the times to come whether what becomes the settled principle with respect to input tax refund of the inverted duty structure. But why this aspect is important for us to discuss? The importance is that time limit का हमने जैसे देखा, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जब आपने शिपिंग ड्यूटी फाइल किया उसके 2 साल में आपको उसका रिफंड फाइल करना है. अज्यूमिंग ए सिनेरियो कि 5 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सर्विसेज का भी रिफंड मिलेगा. अगर हमने आज ये व्यू लिया कि अभी तो वो इट इज डिस्प्यूटेड, हम नहीं फाइल करेंगे तो भी रिजेक्ट होगा, तो फाइल करके कोई मतलब नहीं है. अगर 5 साल बाद में वो जजमेंट आता है वेयर इट सेज कि आपको सर्विसेज का रिफंड मिलेगा, तो आपने ये जो 5 साल के लिए रिफंड नहीं फाइल किया है, यू लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग द रिफंड ऑफ दैट फॉर दैट पीरियड फॉर एवर. So it is very important that for the inverted duty structure related transaction also you file the refund claim. Once you file the refund claim, it is very likely, based on whatever experience we have with various authorities, that that refund might get rejected. But when it gets rejected, you go to the appellate authority, you keep the matter with the appellate authority, you ask them that you keep it in abeyance. जब तक ये judgment नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, let it be in abeyance. अगर सुप्रीम कोर्ट का फेवरेबल जजमेंट आता है, you will become eligible for the refund with respect to the inverted duty structure. So that is one of the very critical aspect and very important for our industry because we are directly impacted by this, and this can directly give you P&L benefit. अभी आपके पास में accumulated credit पड़ा है, it is just showing as a asset in the financials, but for all practical reasons we know that that is actually not an asset. You may never get an opportunity to utilize that credit unless there is a change in the structure of tax by the government, which looks very unlikely. So it is very important that this aspect is seen very critically, and we have advised a lot of our clients on this aspect, and we have ensured that in timely manner at least the refund claim of inverted duty structure is filed. So just like Pranav has explained, this is an issue that the industry has been facing for some time now. Various solutions, various representations, GJPC is sincerely trying on various representations also, and the government also has certain constraints. While we were analyzing, like Pranav mentioned, there is a judgment of the Gujarat High Court and a negative judgment of the Madras High Court. This just becomes an avenue to at least get something lodged with the department to keep your refund possibility alive. Whether it will succeed or not, it's a question mark. But till then, otherwise also the balance is only continuing to stay in your books without it being utilized. It may soon be that the auditors may start feeling a need to create a write-off of that or a provision of that, since they may not be in a position to allow it to be carried if it does not have a utility. So it was just a thought that we thought we should leave with the industry in case it is of any positive results at a later point in time. Yeah, Pranav, you can move on. Yeah, so in fact, I was just looking at the chat, and it has been mentioned that the sector is, Sudhir has mentioned that the sector is badly affected due to inverted duty structure. So I think while GJPC is proactively working with the government to see what could be the avenues of the members getting any relief there,
But at least at this point in time, considering all the practicalities, we feel it is very important that we at least file the refund claim. And whenever the Supreme Court comes with this judgment, I think if the judgment is positive, you will immediately get the benefit. Moving on. Thank you very much. Since there is very less limited, we have a time limitation over here. So can we quickly look into the question and answers and chats where some of the queries are there related to GST? Pranavji, if you can look into those. Sure. So what I can see is there's one question which says which documents are required to refund GST paid in 2021. So RFD01 is the form that you need to file online on the government portal, and it will ask you multiple details, which is what is your output turnover, what is the input for which you are availing the benefit. And once you submit all of those details online, then there is a requirement for you to submit the documents to the jurisdiction office. So you will know your jurisdiction office with respect to any input refund. You need to go to your jurisdiction office, file a claim with them. That claim will have your registration details of your all the output invoices of the export during the period, all the FIRCs where you have received refund remittances against those transactions, and all the details of the input invoices, all the input invoices on which you are claiming the refund. It is also very important practically for you to provide all the input invoices along with the reconciliation with the GSTR 2A. GSTR 2A you will get from your registration. Log into your registration and download the 2A, reconcile it with all the input invoices, and provide that reconciliation also to the officer, because that practically is required by them to provide the refund. These are broadly the documents that are required for claiming refund. There are two more questions, Meenaji, in the chat box also. Yes. Where there is time, I'll just take up quickly. Is it necessary to rectify the shipping bill number left in the export invoice in GSTR 1? So what I understand is the question is that you did not have the shipping bill number at the time of filing the GSTR 1, and later on it's been available. Like I said, in the GSTN system, there is no process of rectifying that earlier form which has been filed. But in the later on form when you're filing, there is, I understand, a facilitation given by which you'll be able to provide the shipping bill number for the earlier GSTR 1 which has been filed. So yes, later on the shipping bill number can be inserted, and it should actually be inserted. We are showing high C sales in non-GST supply in GSTR 1.3b. Is it correct or wrong? The answer would be, if it's high C sales, it is correct. In fact, Schedule 3 very clearly prescribes for high C sales to be covered under those list of transactions. Is there a chance that the Supreme Court will condone the delay in inverted duty refund application since it would be a change in law? Very difficult to answer that, because like everybody knows, Supreme Court is Supreme Court, and they are supreme in everything, not just in passing the decisions, but also the prediction. So it would be wrong on my part to predict. But is there a possibility of condonation? I would fear that, it may result into a lot of administrative hassles for the authorities. So Supreme Court may not go into that. It may leave it to the authorities to take a call on certain aspects. Sir, what should we do if EGM of particular export is not showing on IceGate site? It is mandatory for refund purposes, but often not uploaded. Pranav, you want to take that? Please share the webinar recording. Is the second last one. Yeah. What should we do? Yeah, so in these cases, then maybe you can connect with the customs authorities. IceGate portal, they are very responsive. We've also experienced these issues with some of our customers. Maybe you can coordinate with the CHA, and CHA can get you those details, or you can call the IceGate customer care number, and they will be able to help you with the EGM number. And that is obviously mandatory, because the authorities, while giving refund, want to ensure that those details are appropriately reflected on the portal also. Thank you so much, Pranavji and Nishantji, for a wonderful presentation. May I leave this, that any other queries that they may have, the last slide has our coordinates. We'll be happy to respond to any other queries also if the participants have, and we'll be happy to answer those. I know that we are running short of time, and therefore apologies, we won't be able to answer right now on the session. Yeah, over to you. Yes, sure. For any further queries on the GST webinar, which we are conducting today, participants are requested to please make note of the email IDs present over here on the
slide. And also you may contact me. My email ID is mrinali.ile@ggepcindia.com regarding the webinar recordings. We'll be sharing it shortly once the webinar is done. So thank you so much, Nishanji and Pranavji, for the wonderful information on GST. And now I request Shri Ratan Thapaji, GM of Godrej, to come on to the stage and take up the presentation. Thank you so much. Yes, sir. Yeah, has the screen been shared? Not yet, sir. I hope now it is okay, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. GST भरना, कंप्लाई करना अनिवार्य है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने कमाए हुए पूंजी को कैसे आप सुरक्षा करते हैं, वो भी जानकारी लेना ज़रूरी है। मैं गोदरेज से रतन थापा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 12 से 13 मिनट में अपना जो समय है उसको मैं प्रयोग करूँगा। लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बता दूं कि आज यहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। डेफिनेटली आज के माहौल को अगर आप देखेंगे, जो पैंडेमिक हो रहा है, तो इसमें हमने एक भूगोल बनाया है। इसको हम एक चक्रव्यूह, जैसा श्री कृष्ण के पास चक्रव्यूह था, और वैसे ही एक्चुअली ये चक्रव्यूह आज के माध्यम में, विच इज टॉकिंग अबाउट 3S, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, स्कैनिंग, और आता है हमारा सिक्योरिटी। मैं गोदरेज के बारे में ज्यादा जानकारी आप लोगों को सब पता ही है। डेफिनेटली आज का जो अब तक हम लोग कर रहे थे, मतलब एक हमसे जो धारणाएं थी डर की, थ्रू बगलरी जो चोरी के वारदातें होते हैं, और दूसरा आग यानी फायर, और हमारा जो अप्रोच था पहला, जिसको हम बोलते हैं 5D, यानी डिटर, डिटेक्ट, डिले, डिनाई, डिफेंड। कोई भी आप सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ये 5 चीज का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आज के माहौल में, आज के वो मद्देनजर रखते हुए, चोरी यानी बगलरी, आग, और हमको मैनेज करना है पैंडेमिक, तो 5D प्लस 3S का कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। 5D के बारे में मैं ज्यादा नहीं ये इनडेप्थ में जाऊंगा। ये जो है डिफेंड, डिले, ये चाहे आप सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लो, सीसीटीवी लो, कोई भी सिक्योरिटी गैजेट लो, तो इसका होना बहुत जरूरी है। आज के माहौल में हमारे जो ज्वेलरी शॉप है, तो उसको हम किस नजरिया से देखते हैं, एक छोटा सा वीडियो है। तो इसमें वॉल्यूम है पीछे सर? डेफिनेटली गोदरेज की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है, खास ज्वेलरी भाई बंधुओं के लिए, सैनिटाइजेशन, स्कैनिंग एंड सिक्योरिटी। जो हम लोग आज तक मैनुअल करते हैं, उसको हमको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। ये आपके एंट्री पॉइंट में जो हम लोग टर्नस्टाइल बोलते हैं, अनलेस एंड अनटिल द विजिटर कम्स इन, उसको आप सैनिटाइज करके ही ये आपको जो ट्राइपॉड है
वो आपको अंदर जाने देगा। जब तक आप सैनिटाइज नहीं करते हैं तब तक दिस विल नॉट बी अलाउड। दूसरा जो सबसे बड़ा अपने आउटलेट में देखा होगा, जब भी ज्वेलरी शोरूम में लोग आते हैं तो उसको आप वो पहन के एक्चुअली आजमाना चाहते हैं, ट्रायल लेना चाहते हैं, और उसको सैनिटाइज बार बार करना जरूरी है। इवन जो गोल्ड प्लेज करने के लिए आता है तो उसके लिए भी एक्चुअली आपको सैनिटाइज करके रखना। हाँ माँ, वर्क फ्रॉम होम। और विशाल? माँ, इट मस्ट बी हिम ओनली। हाँ वेट, हाय हाय मॉम। हाय मॉम। बेटा मैं बाद में बात करती हूँ, पहले तो सब साफ कर ले। साफ कर लेना। ये देखिए माँ, गोदरेज यूवी केस है। We sanitize everything in it, from mask to keys, even my mobile phone. It kills corona and many other harmful viruses. It is even tested and certified by CSIR. गोदरेज है, बिल्कुल सेफ है। Bring home the Godrej UV case and stay virus free. और इसमें खास विशेषता ये है कि ये जो प्रोडक्ट है टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है, क्योंकि आपको बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो है ये CSIR अप्रूव्ड ICMR प्रमाणित ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट का दुष्परिणाम ये है कि अगर ये ज्यादा एक्सपोज होता है तो कैंसर होने की संभावना है। तो ये प्रमाणित जो सर्टिफिकेट है विच गारंटीज यू कि ऑटो लीकेज नहीं होगा और ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। कल कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कुछ भी और जंतु आता है तो इसको भी मैनेज किया जा सकता है। इसका कीमत कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है कि गोदरेज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 15 से 18 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। भारत में पहली बार हम सैनिटाइज्ड करेंसी सैनिटाइज मशीन ला रहे हैं। आपने काउंटिंग मशीन वगैरह ढेर सारे देखे होंगे, लेकिन ये प्रमाणित गारंटी सैनिटाइज मशीन ऑन बोथ दी साइड, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाय मैनेजिंग कैश और काउंटिंग कैश कोविड होने की संभावना है। सो दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑफरिंग दिस प्रोडक्ट। हम जहाँ भी एंट्री पॉइंट में मैन्युअली सिक्योरिटी गार्ड हमको थर्मल कैमरा से मॉनिटर करता है। अभी हमने क्या किया है, वी हैव पुट अप अ कैमरा वेर इन एक्चुअली वो आपका रेख देख या जो भी आना जानी होता है वो निगरानी करेगा ही। इसके साथ साथ एंटायर बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मॉनिटर करेगा। दूसरा एक किट है जिसको हम बोलते हैं नो योर टेम्परेचर। ये आपके विजिटर पॉइंट या एंट्री पॉइंट में ये घड़ी के समान होता है। इसको जस्ट आपको प्लग एंड प्ले लगाना है और जो भी एंट्री करता है उसको जस्ट आपका अपना कलाई उसके सामने रखना है और उससे वो तापमान जितना है वो नाप लेता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो ग्रीन बटन आता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपका वो बजर देना चालू करता है। ये भी ज़्यादा नहीं है, 8 से 12 हज़ार के दरमियान है, बट लेकिन ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दायित्व में। अब हम आते हैं हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट में। वारदातें बढ़ रहे हैं, चोरियां बहुत सारी हो रही हैं। ये मैं नहीं करता हूँ, ये मीडिया ये सर्वे रिपोर्ट करता है। अगर आप देखेंगे 2019 से 2021 में 105% का ये वारदातें का बढ़ावा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्या हमारा चीज वास्तव में सुरक्षित है। सी चोरों ने अपने आप को अपडेट कर दिया है, चोरों ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है। कल तक जो वो छेनी, हथौड़ा या सलिया से अटैक करते थे, आज उन्होंने पूरा अपने आप को बदलाव कर दिया है। वो आज गैस कटर यूज करते हैं। तो हमको एक नए सेफ की जरूरत है जो आज के टूल को झेल सके। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं इसमें ज़्यादा इन-डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये आप देखेंगे 3 चोर शोरूम के अंदर आए हैं और एक लोकल तिजोरी को किस तरह से अटैक करते हैं। अगर आप समय देखेंगे तो ये 10 मिनट के अंदर ये तिजोरी इन लोग तोड़ देते हैं। मानो कि अगर ये गैस कटर से अंदर गए होते तो ये 2 मिनट का काम होता है। सो द नीड ऑफ द आवर इज अपने आप को बदलना है। नए सेफ, आज के युग का सेफ का लेना बहुत जरूरी है। सेफ में एक्चुअली होता क्या है, एक आउटर बॉडी होता है और एक इनर बॉडी होता है, और इसके बीच में जो मटेरियल होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल। तो हमारा जो है वो TDR होता है, टॉर्च एंड ड्रिल मैट्रिक्स, विच इज इनफैक्ट वो ऑक्सी-एसिड टॉर्च अटैक और पावर ड्रिल रेजिस्ट करता है। उसके अलावा डबल ड्यूटी बैरियर DDB होता है, जिससे वो फायर रेजिस्टेंट बन जाता है। डेफिनेटली ये जो हमारी परंपरागत धारणा है कि मैं जब भी तिजोरी लेता हूँ तो मैं वजन से तुलना करता हूँ, अगर ये 1 टन का तिजोरी है तो मजबूती भी वैसा होगा, तो ये गलत है। ये देखिए, अगर आप वजनदार सेफ लेते
तो अगर उसमें आप देखेंगे बालवा है, सीमेंट है, रेती है, और ये एक नामचीन कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई लोकल फैब्रिकेटर है। हमको सिर्फ सेफ तक अपना दायरा रखना नहीं है, उसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ना है। इंटर शॉप को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, गोदरेज के पास पूरा सॉल्यूशन है। अगर आप देखेंगे कि गोदरेज की तरफ से पूरे रेंज से ये डबल डोर आया है। कुछ ज्वेलरी भाइयों का सुझाव था काउंटर सेफ के लिए, तो ये काउंटर सेफ भी मौजूद है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉक्स, चाहे वो टाइम लॉक हो, इलेक्ट्रॉनिक लॉक हो, कॉम्बिनेशन लॉक हो, डायल लॉक हो या ड्यूरेस लॉक हो, ये सब हम आज आपको दे सकते हैं। दूसरा, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट सॉल्यूशन, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, कैसे हम अपने सेफ को इंटेलिजेंट करें, कैसा आज जो डे लाइट वारदातें हो रहे हैं उसको कैसा प्रिवेंट करें। ये एक नया युग का सेफ है जिसको हम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं, फिजिकल सेफ प्लस इलेक्ट्रॉनिक लॉक को इंटीग्रेट करके बनाया हुआ है। जो अच्छा था वो अब और बेहतर बन गया है, जो मजबूत था वो अब बन गया है और भी मजबूत, और जो सुरक्षित था वो बन गया है और ज्यादा सुरक्षित। पेश है सुरक्षा में सबसे बेहतर गोदरेज डिफेंडर न्यूट्रॉनिक सेफ। इसलिए तो समझदार लोग अपनी कीमती चीजें सुरक्षित रखने के लिए भरोसा करते हैं सिर्फ गोदरेज डिफेंडर न्यूट्रॉनिक्स पर। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी काबिलियत पे शक है। वक्त आ गया है उन लोगों को ये दिखाने का कि कंट्रोल किसके हाथ में है। एक और बात है जो न्यूट्रॉनिक सेफ को स्पेशल बनाती है, इसका सीक्रेट फीचर। अब चोर को पता चलेगा कि डिफेंडर सेफ के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। चोर का खेल खत्म, आपकी कीमती चीजें अब सेफ हैं। डिफेंडर न्यूट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस और स्मार्ट लुक्स का। तो आपने देखा एक्चुअली डे लाइट रॉबरी में कैसा एक्चुअली अपनी पूंजी को आप बचा सकते हैं बाय टेकिंग न्यूट्रॉनिक सेफ। बहुत लोगों का, ज्वेलरी भाइयों का सुझाव था कि आप बैंकों को बड़े डोर देते हो, हमारा जो शोरूम है वो छोटा होता है, तो हमारे लिए भी कुछ आप नया बनाइए। तो अभी आज हमने नया डोर बनाया है, खास करके ज्वेलरी डोर, जो 5.5 फुट बाई 3 फुट का है, तो ये मौजूद है हमारे पास। डेफिनेटली हम लोग सेफ को तो रिप्लेस कर सकते हैं बीइंग अ बॉक्स आइटम। दरवाजे का क्या करेंगे, तो दरवाजे के लिए हम आप ही के साइड में आके उसमें स्लैब लगा के जो टूल रेजिस्टेंट डोर था वो टॉर्च एंड टूल रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। उसका एक छोटा सा वीडियो है कैसे हम आके उसको आज के युग का दरवाजा में निवारण करते हैं। डेफिनेटली दूसरा जो हमारा डर है वो आग से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप कुछ दस्तावेज या कुछ खो जाता तो कितना हमको गवर्नमेंट का चक्कर और बहुत सारी मेहनत हमको लगता है, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। तो हमारे पास ये कैबिनेट है, इवन अगर आप देखेंगे ये रिकॉर्ड कैबिनेट, इसमें आप बल्कि फाइल्स, इवन चांदी के चीज आप रख सकते हैं। खास गोदरेज की तरफ से क्या है हमारे ज्वेलरी भाइयों के लिए, अगर आपके पास कोई भी गोदरेज के अलावा तिजोरी भी हो, अगर आपको गोदरेज तिजोरी चाहिए तो हम रिप्लेसमेंट ऑफर कर सकते हैं। दूसरा, गोदरेज ही एकमात्र ऐसा कंपनी है जो ज्वेलरी भाइयों को समझता है। आप लोगों को मालूम है कि ज्वेलर्स को टॉप प्रायोरिटी में नहीं लिया जाता है फॉर गिविंग लोन्स, लेकिन गोदरेज ने ICICI से टाई अप करके आप लोगों को फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम देने का ये
प्रपोजल है हमारे पास। तो जब भी आपको गोदरेज की तिजोरी जरूरत हो तो हम आपके निकट जो भी ब्रांच है उसे हम टाई अप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हैप्पी नहीं, वो बहुत डिलाइटेड हो। हमने यहाँ पहले हमारा टोल फ्री नंबर था, इसके बाद हमने अभी व्हाट्सएप में भी डाला है। तो आपकी जो भी दिक्कतें हो या कोई सुझाव हो या कोई आपको नया प्रोडक्ट लेना हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। GJAPC से हमारा टाई अप है, खास करके GJAPC मेंबर्स के लिए गोदरेज की तरफ से विशेष छूट है, 20% डिस्काउंट फॉर ऑल दी GJAPC मेंबर्स के लिए है। तो आप इसका उपयोग करिए। आपको मालूम है 1 साल में 70% स्टील का भाव बढ़ा है, तो आप जल्द से जल्द टाइम आते अपने आप को अपडेट करिए। आप सुरक्षित रहिए, आपका बिजनेस दिन रात चौगना हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, रतन जी, for such an information. ये बहुत ही वैल्यूबल है हमारे मेंबर्स के लिए, स्पेशली जैसे कि रतन सर ने बताया है कि ये हमारा GJAPC का और गोदरेज का टाई अप है। तो आज की दौर में आप लोगों को पता है कि हाउ एक्सपेंसिव सेफ्स आर। इस टाइम में अगर गोदरेज जैसा ब्रांडेड अगर कोई आपको सेफ मिलता है, वो भी 20% डिस्काउंट के ऊपर, तो दैट विल बी रियली अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू एज अ GJAPC मेंबर। तो हमारी मेंबर्स की सुविधा के लिए हमने ये एक कदम उठाया है। एंड यू प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल द मेंबर्स टू लुक इनटू दिस एंड अवेल द बेनिफिट्स फ्रॉम गोदरेज. So with this, I would like to thank Nishan ji, Ratan sir, and Pranav ji for giving such a wonderful presentation on GST. I hope like most of the queries are resolved on GST with the presentation, but of course there will be further more queries which will be coming in, for which we are always there to connect you guys with ELP firm, that is Mr. Nishan ji and Pranav ji will be guiding you post webinar also if you have any queries. And related to the queries of safes, Ratan sir is always there and I'll be directing you to the concerned officials. So thank you so much to all our speakers over here today. With this, I would like to close the presentation. Thank you and you have a good day. Thank you, Mithilesh ji, Mrinal ji. Thank you. Good day. Thank you so much. Thank you, Nishan ji. Good day. Thank you. Nice speaking to you.